नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। अलायंस क्लब इंटरनेशनल एमसीसी ईस्ट की तरफ से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन लखोटिया हाउस में रखा गया और फ्लैग होस्टिंग के बाद फाउंडर एलाइज सतीश लखोटिया और कमल लखोटिया के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका सब्जेक्ट था आज़ाद कौन। आइए देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस चर्चा के विषय पर सभी ने अपनी क्या क्या राय रखी। संगीता जी से कहूँगी कि वो एक बार इस मल्टीपल लेवल पे सबका वेलकम। संगीता चौधरी, आप सबका इस सेमिनार में पहले दिन से स्वागत करती हूँ और मैं मीटिंग कॉल करूँगी। दोस्तों, ये एक मेरी सोच है। हम देश के लेवल पे आज़ाद हैं, शहरों के लेवल पे आज़ाद हैं, समाज के लेवल पे आज़ाद हैं, अलायंस क्लब के लेवल पे आज़ाद हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक आज़ादी है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है क्या हम पर्सनल लेवल पे आज़ाद हैं। तो आज़ाद कौन? तो मैंने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा बनाई है, जो उलझन रहित है। जो उलझन रहित है वो आज़ाद है। स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति आज़ाद है। निश्चय डिटर्मिनेशन पावर वाला व्यक्ति आज़ाद है। शांत दिमाग वाला व्यक्ति आज़ाद है। कौन है कौन नहीं, ये अपने आप से बात करें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी अपनी परीक्षा है। आज के सेमिनार का बस इतना उद्देश्य है कि हम आपका ध्यान, वो बोलते हैं ना, एक गाना है, तेरा ध्यान किधर है ना, याद है ना? वो बहुत बड़ी पंक्ति है, बहुत बड़ी। तेरा ध्यान किधर है? बस अपने आप से बात करो कि तेरा ध्यान किधर है। क्या आप उलझनों को इनवाइट कर रहे हैं या आप सॉल्यूशन की तरफ हैं? सब आपके हाथ में है। गीता की एक लाइन है कि इंसान अपना ही दोस्त है और अपना ही शत्रु है, मित्र है और शत्रु है। तो ये एक इस सेमिनार का उद्देश्य है कि हम आपको बाहर से खींच के अंदर की तरफ भेज दें। जो दृष्टि बाहर की तरफ है वो दृष्टि अंदर की तरफ जाए। मैं जानती हूँ कि ये संभव इतना इजी नहीं है, लेकिन 100% में अगर 1% भी हमको फ़ायदा है तो हमारी उम्मीद फ़ायदे की तरफ जाएगी। लॉस कोई को पसंद नहीं है। जो ऑफिस में है तो ऑफिस का ही काम करता है, ऑफिस के बारे में ही सोचता है। आज़ाद वो है जो घर में है तो घर की बात सोचता है। और औरतों के लिए स्पेशल कहूँगी कि किचन में हो तो बस किचन में मन लगाओ, ठाकुर जी के सामने हो तो ठाकुर जी के सामने आप मन लगाओ, और अपने पति के साथ रहो तो पति के साथ मन लगाओ। हमारा धर्म है ये, हमारा ये धर्म है, ये हंसने की बात नहीं है। आज मैं अगर लीडर हूँ तो आपको मैं सारी बात बताऊँगी, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा धर्म है कि हम अपने पति के साथ में रहें और उनको खुश रखें, ये हमारा धर्म है। तो जब आप पति के साथ हैं तो आप पति के साथ हैं, जब आप अपने बच्चों के साथ हैं तो बच्चों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं। मतलब है कि जो जहाँ है वही है। तो वो वेरी मोमेंट, वो पल उसकी आज़ादी का है। पति के साथ रहते हैं, हम बच्चों के साथ रहते हैं, हम घर में सेवाधारी जो नौकर लोग हैं उनके साथ रहते हैं, हम पार्टियों में जाते हैं, हम देश का काम करते हैं, हम समाज का काम करते हैं। पर हर इंसान इंडिविजुअल है। हर इंसान इंडिविजुअल है। वो अपनी नींद खुद सोता है, वो खाता है तो उसी का पेट भरता है, किसी पड़ोसी का पेट नहीं भरता है। वो अगर खुश है तो वो खुश है, अगर वो दुखी है तो वो दुखी है।
मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमेशा सबको बोलती हूँ कि एक ही पलंग पर हस्बैंड और वाइफ दोनों सोते हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों के दिमाग अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों के टेंशन्स अलग हैं, दोनों की चॉइस अलग है, दोनों के खुशी अलग है और दोनों के गम भी अलग हैं। अगर हस्बैंड को बिजनेस का गम है तो वाइफ मज़े से सो रही है, और वाइफ को अगर सुबह उठने की जल्दी है तो हस्बैंड मज़े से सो सकता है। ये उदाहरण दे के इसलिए समझा है, बहुत प्रैक्टिकल है, मुझे कोई भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अप्लाई किया है, मैं वो बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। मन से सुना, हम बच्चों को कहते हैं तुम कुछ बन कर दिखाओ, तुम कुछ बन कर दिखाओ, तुमको ये बनना है, वो बनना है। हम दिमाग वाली डिक्शनरी में भर देते हैं। सारा परिवार ये नहीं पूछता कि बच्चे का झुकाव किधर है, पूछता नहीं, देखता है। और देखना है आपको ऑब्जर्वेशन कि बच्चे में जन्मजात गुण कौन सा है, उसका झुकाव किस तरफ है, ये जानते नहीं है। बस हमारी क्या जिद रहती है कि कमल को गुलाब बनाना है और चंपा को चमेली बनाना है। इसी मुश्किल में कितने ही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं और बाद में अध्यात्म में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, जो हमने सोचा, वो यहाँ पे हकीकत में या उससे भी बढ़कर कुछ और बहुत है। वो करते हैं जो उनका मन करता है। आगे चलकर कहना नहीं होगा, ऐसे बदमाश बच्चे वो बड़ा काम भी करते हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि आपका स्टेटमेंट जो है सबसे मैच नहीं खाता। मैंने पहले ही कहा था मैच नहीं खाएगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर में एनर्जी है। वो गलत काम करने में भी एनर्जी लगती है। भगवान ने कहा गीता में कि चोर और चंडाल में भी मैं ही हूँ, क्योंकि एनर्जी एक ही है। तो वो एनर्जी जो बच्चे बदमाशी करते हैं, वो बच्चों में एनर्जी है। सीधे सादे गऊ की तरह जो बच्चे हैं, वो तो कहीं भी उनको भेज दो, कुछ भी करा लो, वो बहुत सीधे हैं, वो ना समझ है। आप उनको जैसे हाँकना चाहे आप हाँकिए। लेकिन बदमाश जो बच्चे हैं वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके पास में एनर्जी है। और वक्त के साथ साथ सभी चोर गुंडे बदमाश नहीं होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन निकलते हैं। वो अब हायर करते हैं लोगों को और बड़ा बिजनेस करके एक का नहीं हजारों का पेट पालते हैं। तो ये व्याख्या करना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा कौन बुरा, कौन उन्नति करेगा कौन नहीं करेगा, ये बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल भी अक्षर समझ में नहीं आते थे, किसी तरह धक्का दे दे के पास हो जाती थी। जब चेतना आई थोड़ी क्लास 9 में, तो रट मार के, साफ बोलती हूँ, रट्टा मार के आगे पोजीशन ले आया और फर्स्ट भी आ गई। लेकिन वो भी मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, किताबी सब्जेक्ट मेरा था ही नहीं। तो एक दिन मैं अपने बिजनेस में जो मेरी शॉप थी बुटीक सीक्वेंस, उसके अंदर में मैं काम कर रही थी। उस समय मैं एक ज्योतिष टाइप एक हाउसवाइफ आई और उसने कहा आप ये छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है। उसने एक मंत्र दिया मेरे दिमाग में और मुझे कहा आप अध्यात्म में जाइए, आपको सक्सेस वहाँ मिलेगी। ठीक है, मैं उसके कहने से नहीं गई, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि जो एनर्जी मुझ में आई है, वो एनर्जी ना तो मेरी पढ़ाई की है ना मेरे काम की है, लेकिन इससे ऊपर जो कुछ है उसकी एनर्जी है, जो कि मैंने अलायंस क्लब में भी इस्तेमाल की है। और सब लोग कहते हैं कि आपको टेंशन नहीं होता, टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ मेरे हज़ारों हाथ है, मेरे हज़ारों दिमाग है, हज़ारों लोग हैं जो काम करते हैं और मुझे कभी भी थकान नहीं होती है। तो दोस्तों, यही स्थिति
हमारे लड़कियों की भी है। आज का समय बदल गया है, लोग बहुत आगे आ रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं वो मैं देखती हूँ हमेशा कि वो आज़ाद हैं। स्पेशली मुझे 204 में जाने का और 101 में जितनी भी औरतें हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा हमेशा रहता है कौन कहाँ से बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये इसका मतलब ये टाइम मैंने देखा है कि वो आज़ादी का अनुभव करती हैं, क्योंकि वो एक सीमित समय में बाहर है। सुबह और शाम वो अपने घर पे हैं, अपने घर की पूरी ड्यूटीज़ करके वो बाहर आती हैं। तो उनके अंदर में जितनी देर वो बाहर है, मैंने देखा वो आज़ाद है। क्यों लेडीज़, आर यू एग्री विद मी? जितनी भी इतनी अच्छी औरतें हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। दे एंजॉय मैक्सिमम बट दे वर्क वेरी हार्ड फॉर देयर हाउसेस। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये आज की औरत बदल गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आधारशिला जो का मैंने पहले कहा था कि मनुष्य जीवन की आधारशिला गलत है, मैं आज फिर कहती हूँ आप अपनी आधारशिला खुद बनाइए। बीत गई सो बात गई, हम क्यों उस बात को लेके रोएं। लेकिन आज जो हमारे लोग बैठे हैं वो अगर अपनी आधारशिला खुद बनाएं, खुद चूज करें, तो शायद उनको ज़िंदगी में कभी शिकायत नहीं होगी। अपनी आधारशिला अपने खुद बना सकते हैं। मैं एक अपना उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि एक दिन मुझे पाँव में दर्द हुई, तो उन्होंने भी अपनी कि आप अपने जीवन की आधारशिला खुद बनाइए। आप इंडिविजुअल हैं कि ऐसा जुनून, ऐसी आज़ादी किस किस ने किस किस लेवल पे अब यूज़ की है या इसको एंजॉय किया है, वो आज हमारे स्पीकर हैं। अलायंस क्लब से ही स्पीकर है। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती हूँ कि बाहर के नाम और कीर्ति के लिए काम किया जाए। इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको सुनो, उसको सुनो। क्यों? हमारे यहाँ क्या कमी है? हम अपने लोगों को बढ़ाएं। जो एनर्जी हमको दूसरों पे बुलाने में वेस्ट करनी है वो हम अपने लोगों पे वेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं अपने फाउंडर, अलायंस क्लब के फाउंडर ये सतीश जी से कहूँगी कि उनको कब आज़ादी, खुशी, देखिए खुशी का मतलब है आप आज़ाद हैं। खुशी का मतलब है आपके दिमाग में दूसरा है नहीं अभी। क्यों सुमानी जी, आप क्या कहते हैं? क्या? यस, यस। कुछ रहता है उस समय, दोनों बार में यही रहता है कि हम आज आपने मुझे नई बात बताई। टाइम में भी हम अकेले हैं, खुशी के टाइम में भी हमारा दिमाग अकेला है। क्योंकि अगर खुशी हमारा, हम खुश नहीं है, दूसरा दिमाग में है, तो समझ लीजिए हम खुश हैं ही नहीं। तो मैं सतीश जी से ये पूछना चाहूँगी कि आपकी पूरी ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐसी है जिसमें आप बहुत खुश हैं और आज़ादी का अनुभव किए? आप बंधुओं, आज का सब्जेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अलग ढंग का है। आज़ाद कौन? मेरा जन्म तो देश जब आज़ाद हो गया उसके 6 साल बाद हुआ, तो मैं तो आज़ाद ही पैदा हुआ था। लेकिन एक बहुत ही साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे घर में बिजली भी नहीं थी, और माँ का भी जो घर था वो भी एक बहुत ही साधारण था, जहाँ पे बिजली तो बहुत दूर की बात है, पूरे गांव में एक शौचालय भी नहीं था। ऐसी जगह में मेरा जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु तक मैं गाय भैंस चलाता था सुबह सुबह, गुल्ली डंडा खेलता था और बहुत शैतान था बचपन से। वहाँ काफ़ी बंदर होते थे, बंदर की पूंछ बांध के देखता था लेकिन वो खुल जाती थी, तो इतना बदमाश था कि उनकी पूंछ में कपड़ा से उसको बांध देता था और चला जाता था। फिर बहुत मुश्किल से लोग आते उनको छुड़ाते थे, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा चंचल रहा। 5 वर्ष की आयु में पिताजी का एक जॉब लग गया अहमदाबाद में, तो हम लोग सब अहमदाबाद में एक बड़ा अच्छा शहर लगा, और 7 वर्ष की आयु में हम कलकत्ता आ गए। 5 वर्ष की आयु में पहली बार स्कूल गया था। पढ़ने में मैं तेज था, क्लास 1 में भर्ती हुआ और
मेरी सबसे बड़ी खूबी उस टाइम में थी कि एक बार अगर कोई पेज पूरा किताब पढ़ लो तो पूरा याद हो जाता था, इतनी मेरी शार्प नॉलेज थी। कलकत्ता में आने के बाद में बहुत हम लोग का घर बहुत साधारण था। अपने यहाँ पे सोमानी जी अभी रह रही, वैसे हमारे उनके काफ़ी मित्र यहाँ पे है, उन्होंने ही एक कमरा दिया था वहाँ पे, आर.डी. सोमानी जी। एक छोटा 10 बाई 15 कमरे में हम लोग 8 जन रहते थे। हम लोग 5 भाई बहन और फादर मदर दादाजी। एंड आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से हमने जीवन चालू किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बड़ा बाजार की एक स्कूल में भर्ती हुआ, क्लास 1 से मेरा प्रमोशन हो गया क्लास 5 में। ये भी एक मेरा बहुत बड़ा वंडर था। इसलिए 16 साल में मैंने ग्रेजुएशन करी। 15 साल का था, मेरा बचपन से एक था कि आज़ादी तो चाहिए थी, क्योंकि चंचल था। चंचल आदमी कभी किसी के बस में रह नहीं सकता, तो आज़ादी तो सबको चाहिए थे। लेकिन मेरा शुरू से ये रहा कि ऐसा काम करो जिससे खुद भी इंजॉय कर सके और साथ में 10 जन और इंजॉय कर सके। मेरा शुरू से यही दिमाग में एक सेट था। 15 वर्ष की जिस दिन मेरी बर्थडे थी 5 सितंबर को, 14 कंप्लीट हुआ था। 15 में लियो को मेंबर लिया जाता था। 15 से 24 की आयु के मेंबर्स लेते थे। वर्ल्ड की बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी। 15 वर्ष का जब मैं स्टार्ट लगा था, मेरे को लियो क्लब का प्रेसिडेंट बनाया था। 15 मेंबर स्टार्ट किए थे और 3 महीने में मैंने 100 मेंबर बनाए थे, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट बहुत थे, मेरी जान पहचान बहुत अच्छी थी। और 100 मेंबर हम लोग 15 वर्ष की आयु में हम लोग बहुत इंजॉय किया। इनफैक्ट जो आज़ादी कहते हैं, वी रियली इंजॉयड ए फ्री लाइफ। एक जीवन में जो एक आज़ादी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती है तो फैमिली की, और हम लोग लियो क्लब में बहुत इंजॉय किए। तो सबसे पहले आज़ादी का महसूस हमने लियो क्लब में किया। 16 वर्ष की उम्र में मैं कॉलेज में यंगेस्ट था, 3 साल छोटा था। 3 साल से ज़्यादा बड़े मेंबर हमारे स्टूडेंट्स थे। मुझे यूनियन का सेक्रेटरी बनाया गया, यानी कि 1500 मेंबर स्कूल के स्टूडेंट, उसका मैं सेक्रेटरी बना। और वहाँ भी मैंने बहुत इंजॉय किया, बिकॉज मैं ये देखता था कि हमारे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। मुझे स्पोर्ट्स में जीरो इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने देखा मेंबर्स का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। मैं क्यों स्पोर्ट्स की बात करता, जबकि नॉलेज जीरो, क्योंकि मैं देखा वो भी खुश, मैं भी खुश। मेरा काम है मेंबर्स को खुश रखना। अगर हमारे मेंबर्स खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे को खुशी देगी। और लियो में जो प्रेसिडेंट था 15 साल की उम्र में, इंडिया का 1971 में, यानी 52 साल पहले, 18 साल की उम्र में ऑल इंडिया चेयरमैन, फर्स्ट ऑल इंडिया चेयरमैन लियो क्लब का बना था। उस जमाने में हमारे 19,000 मेंबर थे। उसका बाद 18 साल की उम्र, 18 की उम्र थी, लेकिन देखने में मैं 15 का लगता था। एक होता है ना, 18 का लगने में 21 लगता है, लेकिन मैं देखने में 15 लगता था। उस उम्र में जो मुझे एक इतना बड़ा अचीवमेंट मिला एक लियो का, और उसकी 5 दिन की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में की थी। 950 डेलीगेट्स, सभी 14 साल के और 22 साल के बीच वाले, 21 साल के बीच वाले, 950 डेलीगेट, 5 दिन का प्रोग्राम कलकत्ता में मेरी चेयरमैनशिप में हुआ था। एंड इतना आनंद मिला केवल मेरे को नहीं, सारे मेंबर्स को, जो कि अभी भी हम कभी मिलते हैं। मेंबर्स कहते हैं कि लाइफ में वैसा आनंद हमने कभी देखा नहीं, कभी जीवन में आनंद नहीं करा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ से मैथुन डैम भी एक दिन ले गए थे। पीने की आदत उस उम्र में प्राय सबको रहती है, ड्रिंक्स की, विस्की की। अब रात को सब सीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन हम आज़ादी खोज रहे थे, कब सीनियर जाए, हम आज़ाद हो। रात को जब वो 10 बजे गए, हमने 3 बाल्टियाँ, मेंबर्स को बोला भाई 3 बाल्टी लेके आ बाथरूम से, 3 बाल्टियाँ विस्की भर के रखी, और सिकोरा जो होता है जिसमें आपने दूध पिया, वही सिकोरा मंगाया और डुबा के पिया। वो जो इन्जॉयमेंट किया हमने, आज तक शायद वैसा इन्जॉयमेंट लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हमने नहीं किया। तो ये हम लोग आज़ाद थे और हमने आज़ादी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा लिया। बंधुओं,
अब उम्र आ गई, ये तो हमने अपने यंग लाइफ में कर लिया, अब सोचा कुछ बिजनेस किया जाए। लेकिन जब मैं बिजनेस चालू करना चाहा था, मेरे पास में कैश 2000 भी नहीं थे। बहुत चेष्टा किया था, दोस्तों से 5000 रुपया लोन मिल जाए, नहीं मिला। एनीहाउ बहुत छोटी दुकान ली थी, 20 रुपये किराए में, 6x3 की एक दुकान ली थी, और वहाँ से मैंने अपना जीवन चालू किया। और मेरा ध्येय था कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ूं, बिजनेस करूं, खुश रहूं, लेकिन साथ में आधा टाइम सोशल में देना है। ये मेरे, क्योंकि मेरा जो बिजनेस के पहले 4 साल जो बिताए थे, मैंने टोटल सोशल में बिताए थे, कमाई की तरफ देखा नहीं था। और एक माइंड में सेट कर लिया, जो भी हो कमाना है। और उस कंडीशन से 1 साल 2 साल के अंदर में मैं 30,000 रुपये महीने कमाने लायक बन गया था, उस जमाने का, जो कि आज 30 लाख रुपये महीना होता है बंदो। उसके बाद में आज 55 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और मैंने लास्ट 55 साल से कम 30 to 40% टाइम, बिजनेस टाइम मैंने सोशल में दिया। ये भी नहीं कि उम्र हो गई अब ज़्यादा सोशल करते हैं, बिजनेस की तरफ ध्यान कम है, ऐसा नहीं। बचपन से लेके आज तक, और उसका केवल एक ही कारण था, मैं खुश रहूं, मेरे दोस्त खुश रहे, हम सब खुश रहें, और जीवन में तरक्की करते जाए। बिजनेस में भी मैंने कम से कम 20 जन को अपने साथ में अच्छा करोड़पति बनाया है, बिजनेस देके अच्छा काम सिखाया। और आज भी हमारा अलायंस बिजनेस कनेक्ट जो है, उसके अंदर में भी हम जो चला रहे हैं, वो भी एक बिजनेस की बहुत अच्छी शाखा है हमारी, जहाँ पे अभी हम लोग वहाँ पे भी 100 मेंबर को करोड़पति बनाने वाले हैं। उनको बिजनेस के आइडिया देंगे, बिजनेस सिखाएंगे, और उसी में खुशी मिलती है। कहने का मतलब है, आज़ाद कौन? मैं अपने को पूर्ण आज़ाद समझता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का ध्येय था मैं खुद एंजॉय करूँ, मैं लोगों को एंजॉय करूँ। मैंने संस्था के सभी मेंबर्स को लेके चला है। आज अलायंस के बैनर में हमने 53 इंटरनेशनल ट्रिप्स की थी, जहाँ की ईश्वर की दया से सारे के सारे बहुत सक्सेसफुल रही, सब ने बहुत एंजॉय किया। और हम लोग जरा भी भेदभाव नहीं रखते, कौन फाउंडर है, कौन ऑर्डिनरी मेंबर है, हम लोग बराबर इक्वल रहते हैं। आप लोगों को भी कभी मेरे साथ में ये फीलिंग नहीं हुआ होगा कि ये एक सीनियर है, मैं एक जूनियर हूँ, या एक इनकी अलग पोजीशन है, या इनका अलग खाना लगता है, या उनकी एक अलग टेबल लगती है। नहीं, जहाँ आप खाते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसे ही हम खाते हैं, वैसे ही हम भी ट्रैवल करते हैं आपके साथ में, एकता में इंजॉयमेंट करते हैं। जैसे हम लोग सब इक्वल में रहते हैं, इंजॉय करते हैं। इसलिए मैं अपने को संपूर्ण आज़ाद समझता हूँ। और मैंने जो आज़ादी के माध्यम से, यानी कि जो फ्रीडम मिली, उसमें जो सोशल डेवलपमेंट किया, स्पेशली हमने जो अलायंस क्लब किया, उसके लिए मुझे आप सबका जो सहयोग मिला, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मैं आज़ाद हूँ या आज़ाद कौन, ये आज़ाद शब्द सुनते ही चंद्रशेखर आज़ाद की याद आती है। आज दिन भी ऐसा है उनको याद करने का, इसलिए मैं याद कर रही हूँ। और शुरू में मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया कि आज़ाद में मतलब क्या बोलूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आया। तो मैंने कमल जी से हेल्प ली कि भाई आज़ाद में क्या बोलना है, मुझे तो टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा। उन्होंने थोड़ी हिंट दी मुझे कि ऐसा कर सकते हो। तब मुझे लगा, समझ में आया कि आज़ाद में या आज़ाद कौन का मतलब क्या है। और आप सभी जानते हैं, जैसे लड़कियां बचपन में फादर के अंडर में रहती है, मतलब फैमिली के अंडर में रहती है। पर तब ये नहीं समझ में आता था कि इसमें हम आज़ाद हुए या हमको खुशी मिली। ये पता था कि मज़ा आ रहा है, पर क्या, ये समझ में नहीं आया। अब शादी होने के बाद नेचुरली हस्बैंड के अंडर में होते हैं, पूरी तरह से तो आज़ाद नहीं होते। जबकि मुझे किसी काम की कोई मनाही नहीं की है सोमानी जी ने, लेकिन शुरू में शादी हुई, परिवार, बच्चे सब में बिजी रहे, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का एडमिशन, बच्चों की शादियां, बच्चे वेल सेटल्ड हों, इसमें लगे रहे, तो हमें अपनी खुशी का ध्यान ही नहीं आया। हमें ऐसा लगा बस ये करना है, बच्चों का जीवन संवार लिया।
पर ये मेरे मन में शुरू से थी लालसा कि मैं गाना सीखूं। शुरू से मैं ऐसा चाहती थी कि सीखूं, पर अभी बच्चे बड़े हो जाएं फिर सीखूं, शादियां हो जाए फिर सीखूं, शादी हो जाए फिर सीखूं। उसमें काफ़ी साल गुजार दिए मैंने, सब सलट गया काम, जिम्मेवारियां ख़त्म हुई, तब मैंने गाना सीखना शुरू किया। वो एज नहीं थी गाना सीखने की, पर मुझे शौक था तो इसलिए मैंने शुरू किया। अब उसमें भी आधे टाइम तो मेरे छुट्टी हो जाती है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। कभी कोविड आ गया, कभी बीमार हूँ, कभी आउट स्टेशन हूँ, पर जितना यहाँ रहती हूँ, जैसे आज भी मेरा क्लास था, मैं आज कैंसिल करके आई हूँ, तो जितना यहाँ रहती हूँ मैं वो काम करना चाहती हूँ, वो मेरी फर्स्ट चॉइस है। उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो 1 घंटा जो क्लास का है वो मेरा अपना है। इसमें कोई दुनियादारी की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है क्या हो रहा है घर में, कोई बॉदरेशन नहीं है। 1 घंटा ऐसा लगता है शरीर में हल्कापन है, बहुत खुशी है, बहुत ऐसे फील हो रहा है कि हम दूसरे ही जहाँ में पहुँच गए हैं। तो वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तब मैं आज़ाद हूँ। ये तब नहीं समझ में आ रहा था, कमल जी के समझाने से समझ में आया कि वो वाकई में आज़ादी है। जब मैं गाना सीखती हूँ, मैं कोई एक आध बार कमल जी का भी फ़ोन आया था, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं उस 1 घंटे में टाइम कम नहीं करना चाहती, किसी का फ़ोन नहीं उठाती उस दिन। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मैंने फिर सोमानी जी को फ़ोन किया। तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करूँ और मैं उस टाइम गाना सीखूँ, तो फ़ोन कॉल्स भी मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा रहना, सभी समस्याओं से छुटकारा पाना और खुशी का एहसास, ये वो वक्त होता है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो 1 घंटा मुझे सब कुछ दे देता है। मैं लगता है 7वें आसमान पर पहुंच गई हूँ, इतनी खुशी होती है मुझे इस काम के लिए। तो मैं अब आपको इसके ज़रिए, मतलब मेरा ये 4-5 लाइन का गाना है, सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो आप कोरस, क्योंकि एक भी देशभक्ति का गाना लेडीज़ ने छोड़ा नहीं पर फिर भी जब मैं गाने की बात कर रही हूँ तो 2-4 लाइन मैं सुना देती हूँ। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे संसार चला, जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। थैंक यू। सुंदर सब्जेक्ट जो कमल जी ने रखा है। आज का जो हमारा विषय है आज़ाद कौन, जो कमल जी ने भी कहा कि एक आधारशिला, हमें कोई भी कार्य करने की एक आधारशिला पहले दिमाग में तैयार करते हैं तभी हम कर पाते हैं। सतीश जी ने कहा कि मैं फुल्ली आज़ाद हूँ, क्योंकि उनका दिमाग, स्वस्थ दिमाग, भले ही अपन निरोगी काया में भी आदमी का अगर रोग है शरीर में और उसका दिमाग में वो फील नहीं कर रहा है कि मेरे को ये कैंसर की बीमारी है या कुछ है, आप आपके दिमाग से आज़ाद है, फ्री नहीं, मैं ठीक होऊंगा, ये आप एक संकल्प लेते हैं। जैसे हम लोग, जो बीमारी आई थी अभी कोविड की, उस समय भी हम लोग ने कहा था कि बहुत जन, अरे मेरे को ये बीमारी हो गई, आधे इंसान तो डर के मारे, दिमाग में ये भय के कारण बीमार हुए हैं। बोलते हैं ना, ह्यूमैनिटी अपनी बहुत स्ट्रांग है, किसी की कमजोर है, वो यही चीज है।
दिमाग, तो यही बात है। आदमी, मैं कहना चाहती हूँ कि आदमी का दिमाग ही आज़ाद होना चाहिए, चाहे वो कोई भी औरत भी। देखिए, हम लोग भी गृहस्थी हैं, घर में काम काज, पति के उससे सब हम लोग दबाव में पहले रहते हैं कि भाई, मैं भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से आई, जहाँ मेरी सास नहीं थी, 7 सास थी, एक दादी सास, बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में। इतना बड़ा घूंघट निकाल के हम सारा काम करते थे, घर में ही रहते थे, कोई क्लबबाजी नहीं, कोई किटी पार्टी नहीं, कुछ नहीं, जो कि अपने मारवाड़ी कल्चर में है वैसे ही रहे हैं। पर फिर भी जो मेरे फादर इन लॉ थे वो बहुत सोशल करते थे। भारतीय भाषा परिषद, अपने हरियाणा विद्या मंदिर, सब जगह अतिथि, बड़े पोस्ट पे थे। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी तो मैं देखती रहती थी उनका, वो भी 15 अगस्त को जाते थे, ऐसे स्कूल में ज्ञान भारती में उनको बुलाया जाता था, भंवरलाल जी दवे, तो बहुत नाम था उनका। आज भी सब लोग उनको जानते हैं नाम से। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं देखती थी कि वो कितना ऐसे सोशल करते हैं। मेरे जैसे मन में ऐसे मेरे भी विचार आता था, पर उस समय हम तो पूर्ण एकदम बहू अपने एकदम उसमें रहते थे काम काज में। पर आज मैं उनके थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, उनका थोड़ा बहुत जो मेरे में मैं कर रही हूँ काम, तो मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं, मैं आज अभी 14 तारीख को जब राजस्थान गई तो हमारी जॉइंट फैमिली है, यज्ञोपवीत संस्कार था, वहाँ हम गए तो वहाँ देखे सब लोग बहुत खुश हुए, देखे अरे भाभी बहुत बड़े पोस्ट में, आप तो एकदम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो गए, ये वो क्लब का। इतना उनको नहीं आइडिया है, पर फिर भी जो देखते हैं फेसबुक में ये वो, बोले बहुत अच्छी बात है, हम लोग को बहुत खुशी होती है, भाभी अपनी ज़िंदगी जी रही है। मेरे से सोचते कि हमको सिकंदर बनना है, बन नहीं पाते हैं, पर समय समाप्त हो जाता है। जो अमृत आपके जीवन में बरसना है वो अमृत नहीं बरसता, वो रस जो मनुष्य जीवन को मिलना चाहिए वो रस नहीं मिल पाता है और समय बीत जाता है। पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानती हूँ जो सिकंदर भी बना, अमृत भी बरसा, रस भी लिया और आज हमारे साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। वो है हमारे सतीश जी के परम मित्र रामविलास जी मिरानिया। मेरा नाम रामविलास अग्रवाल है, लोग मिरानिया बोलकर ही मेरे को जानते हैं। माइक नजदीक कर लीजिए थोड़ा। मेरा बचपन कालिम्पोंग में बीता था। कालिम्पोंग में स्कूल लाइफ, दार्जिलिंग में कॉलेज लाइफ, सिलीगुड़ी में व्यवसाय। हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं और तीनों भाई हम लोग सिलीगुड़ी में ही थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक भाई गवाटी और छोटा भाई था। मैंने कहा मैं कलकत्ते जाऊंगा और मैं खुद ही जो करना होगा कर लूँगा, मेरे को घर का कुछ नहीं चाहिए। तो मैं 1975 में कलकत्ते आ गया। आने के बाद में जैसे सतीश जी बताया वैसे हमारा भी एक छोटा सा कमरा भाड़े में लिया, 800 रुपये महीना देते थे। मैं बीवी बच्चे उसी में ही थे। सबसे पहले दोस्तों में उससे सतीश जी से मुलाकात हुई तो हम लोग पिछले 45 साल से ही दोस्त हैं आपस में, एक साथ बैठना, खाना पीना जो होता है। और ज़िंदगी में ऐसा कोई ऊंचा नीचा अनुभव मेरे को नहीं हुआ कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सारे दोस्त आपस में थे, कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं भाई ये दोस्त खराब है, ये दोस्त ज़्यादा अच्छा है। सभी एक ही लेवल में एक ही तरह करते करते इतनी दूर आज हम लोग पहुँच गए हैं। और एक चीज़ मैंने अनुभव की कि कोई ये सोचे कि मैं अकेला होता तो बहुत पैसे वाला होता, घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर हो गए इसलिए ये हो गया और वो हो गया। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि ऊपर वाला जिसको आपके यहाँ भेजता है उसकी जिम्मेवारी और उसका खर्चा भी आपको देते जाता है। वो आप अकेले थे तो 25,000 कमा रहे थे, तो फिर शादी हो गई तो ऑटोमेटिक 50,000 आ जाएगा। कैसे आएगा भगवान जाने। फिर बच्चे होते हैं तो 75,000 की इनकम हो जाती है, फिर उसका शादी होनी होती है तो 2 लाख इनकम हो जाती है। तो हाँ, इसीलिए कभी ये चिंता मत करिए कि अकेले होने से बहुत पैसा होगा और बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसा नहीं होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। खुद आया था तो साइकिल और स्कूटर में घूमता था, अभी 8-8 गाड़ियाँ भी ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गई पता ही नहीं। सब ऊपर वाला देता है, बस आप अपनी तरफ से किसी का नुकसान मत करिए।
और कोई भी ऐसी नेगेटिव बात सुनने का मौका ही मत दीजिए कि कोई कहे अरे उसने मेरे को ये कर, ये मौका आप नहीं देंगे तो आपको हर आदमी हर समय हर मौका देगा, और जिससे कि आपकी उन्नति होगी। कोई आपको दुनिया में नहीं रोक सकता। 65 साल तक हर आदमी आज़ाद रहता है। वो अपने आप को ये सोचता हम आकाश के तारे भी तोड़ सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और उस उम्र में होते होते उसके परिवार में बहुत मेंबर और जिम्मेदारी उठाने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। फिर वो ये समझाने लगते हैं आपको कि आपको ये मालूम नहीं, आपको वो मालूम नहीं, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। अब जो बात आज़ाद कौन है, आदमी जो 65 के बाद आज़ाद रह सकता है और वो अपनी लाइफ को उसी हिसाब से प्लान कर सकता है, मेरे हिसाब से वही आज़ाद है। जवानी में तो सब आज़ाद होते हैं, जवानी में कोई किसी के अंडर में नहीं होता। वो घर छोड़ देगा, भाग जाएगा, कोर्ट केस कर देगा, उड़ा देगा, और 10 आदमी को कर सकता है। लेकिन जब आपके पास में कोई सहारा नहीं है, सारे घर वाले आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, क्योंकि खून तो आपका ही है, बाप का तो आया नहीं है, तो नेचुरली आप जितने उस्ताद हैं उससे डबल तो वो हैं ही हैं। तो उस समय आप कितने आज़ाद रह सकते हैं, वो प्लान यदि आप कर सकते हो तो बुढ़ापा आपका गोल्डन और प्लेटिनम बीतेगा। और वहाँ यदि आप फंस गए तो समझ लीजिए सारी जिंदगी गए। जैसे सोचा था भाई 80 साल तक खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तो ऊपर वाला ने 80 का तो बनाई। 65-66 का जब मैं हुआ था तो मैंने अपने सारे काम, हम साइकिल भी चलाते हैं, हम ड्राइविंग भी करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग, और अभी भी बिना चश्मा के भी पढ़ भी लेते हैं। हाँ, खाने पीने का खाना पीना भी चलता ही है। पीने की भी कहानी बहुत मजे की है, ये एक जोक के हिसाब से सुना रहा हूँ। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में। आई वॉज द ओनली स्टूडेंट इन माई क्लास, साइंस ग्रेजुएट, साइंस स्टूडेंट। मैं नहीं तो क्लास नहीं, क्योंकि इस टीम में फिर आपको अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल पीने वाला, मिथाइल अल्कोहल इंडस्ट्री वाला। तो प्रोफेसर ने कहा देखो इथाइल अल्कोहल प्योर वेजिटेरियन आइटम है, इसमें कोई भी नॉन वेज का कुछ भी नहीं होता है, फ्रूट्स और दाल चावल से बनता है, तो कभी कभी पियोगे। हर आदमी के पेट में अल्कोहल होता है, तो जितनी भी वो अल्कोहल वेस्ट होती है, और पेट में अल्कोहल पैदा होता है तो पचेगा। लेकिन ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो गड़बड़ा जाओगे। फिर कभी कभी मजा करना और पीते रहना। सिगरेट ज़िंदगी में कभी मत पीना। तो आज तक मैंने सिगरेट मुंह में भी नहीं लगाई कभी, एट द एज ऑफ 80 होता है। और पीना तो सतीश भैया के दोस्त ही हैं, तो कभी कभी ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इसी तरह आज़ाद कौन का मेरे हिसाब से मैंने सब बिजनेस छोड़ने के बाद यदि आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे, जो चाहे, जब चाहे कर सकते हो, तभी आप आज़ाद हैं। जवानी का आज़ादी का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो दूसरों के लिए कमाना है, बच्चा पैदा करना, पढ़ाना है, लिखाना है, ये करना, वो करना, बेटी की शादी, बेटा की शादी, घर का, मैंने आप तो उनके नौकर रहते हैं इनडायरेक्टली। यू आर जस्ट ए कैशियर टू देम, दे विल ऑर्डर, यू कीप ऑन पेइंग देम, फिनिश। लोभ भी अगर किया तो बहुत खराब है, लोभ पाप का बाप लोभ है। लेकिन लोभ भी किया तो लोभ का अपना हिस्सा लिया, अपना फायदा किया और बात खत्म। लेकिन जिनके अंदर में अहंकार है, आप समझिए उनकी नौका डूबी। जिनका भी अंदर में अहंकार है, जिनके दिमाग में ये बात है कि मैं बहुत कुछ हूँ, उनको परेशानी है। मुझे सब जाने, मुझे सब बैठाए, मैं आऊँ तो सब खड़े हो जाए, ये सब आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं। तो ये जो जीवन का संविधान है उस पर बोल रही हैं नीरू जी। थैंक यू कमल भाई। नमस्कार, आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं।
अभी सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत ही अपनी अपनी भी बातें बताई, लेकिन सभी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, सभी बहुत इंस्पायर हुए हैं। लेकिन आज की चर्चा का विषय मुझे जो दिया गया कि आज़ाद कौन, आज़ाद कौन। आकाश में स्वच्छंद विचरते पंछी, जंगल में घूमता शेर, पेड़ों के बीच छलांगे लगाता हिरण, सब आज़ाद हैं। मनुष्य आज़ाद जन्म लेने पर भी संसार की मोह माया में, मैं और मेरे में, इंद्रियों के पाश में बंध जाता है। तो ऐसे में आज़ाद कौन? यह एक मिस्ट्री है कि हम आज़ाद हैं पर बंधे हुए हैं, और हम बंधे हुए हैं पर आज़ाद हैं। आज़ाद वह है जो ख्यालों से खाली है, इच्छाओं से उपराम है, और जैसा गीता में कहा गया कि जो निष्काम है। आज़ाद वह है जो www.com यानी वाई, वेयर, व्हेन, कब, क्यों, कैसे, इनसे दूर है। लेकिन हम चिंता क्यों करते हैं, जबकि हम जानते हैं हमारे 2 हाथ हैं पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। चिंता वो करे जिस उपाया जग। कालों के स्वरूप को समझा। जैसे अभी कमल जी ने कहा, क्रोध हमारा इंस्ट्रूमेंट है, सही बात है, हमें उसके स्वरूप को समझना होगा। होने के अर्थ में आजकल एक ये वर्ड चल रहा है, मी टाइम, मेरा वक्त, मेरा हक है। परंतु हम देखें हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं। लेकिन वो उन सब का यूज़ करते करते फ़ोनों पर जब हम रहते हैं, तब तो हम सोशल मीडिया के थ्रू सबसे बंधे ही रहते हैं, उन्हीं में जकड़े रहते हैं। तो हम आज़ाद कहाँ हुए? पंचभूतों से निर्मित शरीर से लगाव न रखकर आत्मा के गुणों के आनंद में निमग्न रहना, वह आज़ाद है। नश्वर संसार को ज्ञान द्वारा जानकर भक्ति में, सर्व के प्रेम में लीन हो परमानंद में मगन व्यक्ति ही मुक्त है, आज़ाद है। कबीर, रहीम, तुलसी, सूर, रामकृष्ण सब इसी श्रेणी में आते हैं। जिसका चित्त स्थिर है, जिसका दिमाग शांत है, जैसा अभी बात चल रही थी, स्वस्थ दिमाग वही जो शांत चित्त वाला है, वही बुद्ध और महावीर बने। नाम में उसका गूढ़ धन था, एक गूढ़ धन था। क्या जाने की बात हो रही है क्या? आधे तो जा चुके हैं। उसको आदत थी गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करने की, तो उसको और कोई लोभ नहीं था, वो खाली गिन्नी इकट्ठा करता था। तो ऐसे करते करते गांव में अकाल पड़ गया, बीवी बच्चे इसके भूखे मरने लग गए, लेकिन वो अपनी एक गिन्नी भी नहीं दिया। दे दो बीवी बच्चे मांगते रहे कि कुछ दे दो तो हम खाए पिए और जी जाए, लेकिन उसने अपनी एक गिन्नी भी नहीं दी, क्योंकि उसको कम हो जाए गिन्नी, ये उसको बर्दाश्त नहीं था। नाम था गूढ़ धन। तो ऐसे करते करते बीवी बच्चे तो परलोक सिधार गए और बाकी बचा वो खुद। तो खुद भी बीमारी की चपेट में आ गया और उसके बाद में सबको बोलने लगा, मुझे कुछ दे दो तो मैं खा लूँ, कुछ मुझे दे दो तो मैं खा लूँ, तो मैं जी लूँ। लोगों ने कहा क्या मूर्ख है ये, इतना पैसा पड़ा हुआ है, बीवी बच्चे भी चले गए, फिर भी इसको अक्ल नहीं आई और ये अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। तो उसको कोई कुछ देता नहीं था। आखिर वो तंग आ गया और समुद्र के किनारे गया। नीरू जी की समुद्र की बात से ही ये मुझे दृष्टांत याद आ गया। वो समुद्र के किनारे गया और जा करके नाविक को बोला, तुम ऐसा करो, जिसको आप सुन के आश्चर्य करेंगे। वो नाविक को बोला, ये स्टोरी है और किताब में लिखी हुई है,
उसने नाविक को बोला कि ऐसा करो भैया, तुम मुझे बीच समुद्र में ले जाके मार डालो। तो नाविक ने मन में सोचा, ये कैसा पागल है जो मरने को तैयार है लेकिन अपनी गिन्नी यूज़ नहीं कर रहा है। तो उसने उसको बोला, ऐसा करो कि ये ना तुम मुझे मार डालो, मैं तुमको 4 गिन्नी दूंगा। तो नाविक हंस रहा था, तो बोला 4 का क्या करना है, मैं तुमको 2 गिन्नी दूंगा। उसके बाद में बोला, ऐसा करो ना, तुम मुझे मार के परोपकार कर रहे हो, पुण्य के भागी बन जाओ, मतलब मैं मर जाऊंगा पर मैं अपनी गिन्नी नहीं दूंगा। नाविक उसको समुद्र में ले गया और फिर जो उसको करना था कर लिया। कहने का मतलब ये है कि कितने ही सारे गूढ़धन हैं संसार में जो जिंदगी में मौज नहीं लेते हैं। कहने का सारांश यही है कि जीते जी मौज नहीं लेते हैं और वो मरने के बाद उनका जो धन है वो दूसरे यूज़ करते हैं। उनको ये पता भी है लेकिन क्या करें, हाथ से छूटता नहीं है। तो ये है लोभ की कहानी। में गम भी है और खुशी भी है, दोनों है। तो उस पर मेरे को यही लगता है कि अगर मुस्कुराते रहेंगे तो हमारे पास सब लोग आसपास रहेंगे, और यदि हम किसी के पास में रह करके और अपना दुख व्यक्त करेंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं बैठेगा। तो मुझे लगता है मुस्कुराते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। प्रणाम, नमस्कार। हमको कमल जी ने कुछ दिन पहले फ़ोन करके बोला कि आप पोलाइटनेस पे बोलिए, यू आर ऑलवेज वेरी पोलाइट एंड यू आर नाइस। वेल, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन टुडेज लाइफ अगर आप हमको पूछने जाए वो है पोलाइटनेस, दैट इज नम्रता। तो हमने देखा है कि लाइफ में जैसे कहा बहुत आदमियों को आज जो ज्ञान मिला है, क्रोध करने से डजंट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ कि हाउ कैन यू स्प्रेड पॉजिटिवनेस अराउंड यू, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज हमारे अलायंस ग्रुप में हमने देखा इतना सबसे इंटरेक्शन हुआ, इतना सबसे प्यार मोहब्बत हुआ, तो हर एक का अपना विचार होता है, अपनी एक विचारधारा होती है। तो आई रियलाइज व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट कि भाई किसी से आर्ग्यू या तर्क करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे सबका अपना अपना आइडियाज़ होता है। हाउ वी प्रेजेंट आइडियाज़ एंड गेट अ वर्क डन, वो अपनी एबिलिटी है, अपना स्किल है। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर अपने अलायंस में रहे या फैमिली लाइफ में रहे या इवन इन अ बिजनेस, वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। आई ऑलवेज फील दैट कि नंबर 1 थिंग इज बी अ गुड लिसनर, विच आई एम ऑलवेज अ गुड लिसनर। सेकेंडली इज आई अवॉइड गॉसिप, अपने को गॉसिप अवॉइड करना है, इट डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स। थर्डली व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि रिस्पेक्ट एवरीवन्स फीलिंग्स, बी नाइस टू दैम। चाहे अपना एम्प्लॉय भी हो तो मेक हिम फील गुड, चेक आउट हाउ हिज फैमिली। आपको पता है कि उसका फैमिली में कोई समवन इज नॉट वेल, आई मेक श्योर दैट आई कीप ऑन अ ट्रैक उनका क्या हो रहा है। सो दिस इज बेसिक ह्यूमैनिटी, आई थिंक, विच वी ऑल इन अलायंस आर डूइंग इट। I am just highlighting what we all are doing. It's not that I am giving advice to anyone, but this is what we do. कि जैसे रोलेक्स कंपनी है, I read a saying which is, I just saying 2 lines and conclude, that Rolex, they sell status, not watches. Harley Davidson, they sell lifestyle, not motorbikes. अपना Nike sells aspiration but not athletic gear. Disney sells entertainment, not movies and pictures. Tesla sells innovation and sustainability, not cars. And we as human beings, we should send our positive feelings and not try to sell any products. Thank you very much. इसने मुझे ये कैसे बोल दिया, मैं उसको मज़ा चखाऊंगा, और जब तक वो मज़ा चखा नहीं पाता है तब तक वो अपना दिमाग में उसके नॉन स्टॉप थॉट परेड चलता रहता है। अब हमको बता दीजिए इसमें आज़ादी है क्या? हाँ, 10 वर्ष लग गया अगर वो बदला लेने में, उसको वो बात बोलने में। मुझे तो याद ही नहीं रहता कौन क्या बोला, मुझे तो ये भी याद नहीं है आधी घंटे पहले कौन क्या बोला। क्यों मैं अपने दिमाग को कचरा हाउस बना के रखूँ? क्यों नहीं मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊँ?
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गीता के। देखो, क्रोध जब लंबा हो जाता है और जो ऐसा सोचते ना उनका क्रोध लंबा हो जाता है। लंबा अंगूर के बगीचे में काम कर रहा था तो कुछ नौकर है जो सुबह आए थे और सुबह से काम कर रहे थे, कुछ आए थे वो दोपहर में आए थे, वो दोपहर से काम करने लगे। तो इसमें रात जब शाम आई तो अंगूर का जो बगीचे का मालिक था उसने सबको बराबर तनख्वाह दी, सबको बराबर पैसा दी। तो जो सुबह आए थे वो दुखी हो गए, बोले उसने भी इतना काम किया, उसने भी इतना काम किया, हमने ज़्यादा काम किया, उसने कम काम किया, तनख्वाह बराबर मिल रही है। तो वो मालिक क्या बोला कि तुमको कम मिला क्या? बोला नहीं, कम नहीं मिला। तो बोला मेरा पैसा है, मैं जिसको चाहूँ दूँ, जितना चाहूँ दूँ, तुमको उससे क्या मतलब है? तुमको तुम्हारा पैसा मिला है ना, ईश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं योग्य जहाँ भी देखता हूँ कि ये इसको पैसा मिलना चाहिए मैं बांटता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो हम बड़ी परिवार में रह रहे हैं, हम इतने बड़े परिवार में रह रहे हैं, हमको जजमेंटल कभी नहीं होना है। आपके हाथ से परिवार की बागडोर छूट जाएगी। मेरा इशारा लोग समझ रहे होंगे कि जजमेंटल कभी न दोस्तों में बनिए और न ही आप सोसाइटी में तो बनना ही नहीं चाहिए, परिवार में, अलायंस क्लब में तो जजमेंटल बनना ही नहीं चाहिए। कमल जी, आपका जो एक टॉपिक है आज़ाद कौन, मैंने भी आपको फ़ोन करके पूछा था कि मैंने भी गूगल से क्वेश्चन किया था, उसमें आया चंद्रशेखर आज़ाद। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब दूसरी चीज़ है। आज मैंने सतीश जी का भी सुना, इनका भी सुना, दवे जी का भी सुना, तो मैं इनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ। तो मेरे मन में भी अपना पूरा अतीत घूम गया है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से घूम गया है, उसके बाद किस तरह मैं सावरिया शेर के मंदिर में ब्याई गई वो भी घूम गया है, किस तरह की विपत्तियाँ मेरे पास आई वो भी घूम गया है, और फिर कैसे मैंने अलायंस क्लब ज्वाइन किया, सतीश जी का क्लब ज्वाइन किया, वो भी मेरे आंखों के सामने आ गया है कि सतीश जी ने मुझे अपने क्लब से अलग किया बोल के कि तुम, उनके वर्ड्स थे, उस समय की बात बता रही हूँ, तुम कोहिनूर का हीरा हो, तुम अलग हो, अपना इंद्राणी क्लब यहाँ से वहाँ ले जाओ, बालीगंज से इंद्राणी बनाओ और फिर तुम आगे बहुत कुछ कर सकती हो। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने चलती फिर जैसे पूरी आंखों के सामने आ रही है। मैं आपको 72 के पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं शुरू से ही मैं पंजाबी परिवार को बिलोंग करती थी, अब मैं थी बोलती हूँ, हाँ है बोलती भी नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ, पंजाबी परिवार को बिलोंग करती थी और वहाँ से मेरा ससुराल 6 मकान छोड़ के था। मैंने यहाँ से मैं देखूँ तो उस मकान में मुझे नज़र आता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और उस मकान के नीचे से ही मैं ट्राम पकड़ के शिक्षाधन कॉलेज में जाती थी। शिक्षाधन कॉलेज से मैंने एजुकेशन का BA वहीं से पास किया। तो कोने वाले मकान में मेरे हस्बैंड रहते थे, पहले रहते थे, अब तो नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ से देखते थे ऊपर से कि एक पंजाबी लड़की आती है और नीचे ट्राम लाइन पे खड़ी होती है, वहाँ से ट्राम पकड़ती है और कहाँ जाते हैं उनको नहीं पता। उसके बाद वो मेरा पीछा बोली है, जो भी बोली है, वहाँ से उन्होंने पता लगाया ये शिक्षाधन कॉलेज जाती है। पर कमल जी ने जो कहा ना कि मैं जो उलझन रहित है वो आज़ाद है। स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में कोई चीज़ की कभी भी उलझन नहीं आई। मैं एकदम शांत प्रिय दिमाग की लड़की थी और मेरा दिमाग जो था एकदम स्वस्थ था। जो मैं सोचती थी डिटर्मिनेशन से सोचती थी, मुझे ये करना है तो करना ही है, और वो चीज़ मैं आज तक निभाती नहीं आई हूँ। फिर ये हुआ कि उन्होंने पता लगाया ये कहाँ से लड़की आती है, लड़की का पता लगाया गया तो फिर ये था कि सावरिया शेर के मंदिर वाले और हमारे पंजाबी परिवार ऑर्डनरी फ्लैट में रहने वाले का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं था। और मेरे हस्बैंड ने अपनी माँ से ये कहा कि मैं शादी करूँगा तो इस लड़की से ही करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में इनका दिमाग में एक ही थी कि गर्लफ्रेंड फास्ट होनी चाहिए, लेकिन ये शादी करके जो घर में वाइफ लाओ वो एकदम शांत और सोबर और सुशील होनी चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि मैं लाऊंगा तो इसी को लाऊंगा, आप चाहे मानो या ना मानो। खैर मेरी सास को उनके सामने झुकना पड़ा। हमारे परिवार में हमारा जो पियर था उसकी जो सीढ़ी थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी थी, उस पर किस तरह मेरी सास चढ़ गई मुझे नहीं पता।
पर मेरे हस्बैंड के कहने से उन्होंने हाँ की और मेरी शादी हो गई। आप बिलीव करोगे, शादी के हम लोग हनीमून में गए। हनीमून से जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग को स्टेशन में कोई आदमी लेने नहीं आया। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि ठाकुर जी ने क्या मेरे साथ किया है। कोई लेने नहीं आया हम लोग को। और स्टेशन पे खड़े फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो टैक्सी करते हैं, अपने घर जाते हैं। और हावड़ा स्टेशन से तो हमारा सावरे का मंदिर के पास में था। हमने टैक्सी करी और हम लोग घर में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद तो ये हो गया कि ऐसा बर्ताव घर में होने लगा कि पंजाबन को ब्याह के लाया है और कैसी लड़की है, क्या करेगी, हमारे घर को उजाड़ देगी, बिगाड़ देगी। उस समय मैं स्लीवलेस पहनती थी और बिना चप्पल के कभी जलती नहीं थी। और हमारे मंदिर में सीधा सिर में उड़ा जाता है कपड़ा और चप्पल तो सवाल ही नहीं होगा, नंगे पैर चलते हैं। और हमारे घर में हम लोग बोतलों से पानी, फ्रिज से पानी पीते थे। और यहाँ हमारे ऊपर में एक हंडी रख दी जाती थी और हंडी में गिलास रख दिया जाता था और वहाँ से पानी लीजिए और अपना पानी पीजिए। शादी के बाद हमारी बहन, बड़ी बहन, सब लोग हमारे घर आते थे तो मुझे बोलते थे कि पागल हो, तुम विरोध करो कि हम जहाँ से थे वैसे ही रहेंगे। हम बोले नहीं, ये इंसान मुझे ब्याह के लाया है, ये सोच के लाया है कि ये लड़की मेरा घर बनाएगी। और उसके बाद फिर ऐसा 10 दिन में हम लोग के घर में हम लोग का बर्ताव हुआ कि मेरे हस्बैंड 10 दिन से मेरे को घर से लेके निकल गए, एक अटैची में कपड़ा डाल के। हम लोग कहाँ रहे हैं? सतीश जी के समधी के घर। सतीश जी का समधी गोविंद फालूटिया जी हम लोग का बहुत खास मित्र था। उसका यहाँ गेस्ट हाउस चलता था तो हम लोग गेस्ट हाउस में ले गया। 1 महीना उसने हम लोग को वहाँ रखा। 1 महीने के अंदर में हमारे ससुराल वालों ने हम लोग का कोई परिचय नहीं लिया। बाद में मेरे छोटे देवर की सगाई भी उन्होंने पहला क्वेश्चन ये उठाया कि भाभी को घर से क्यों निकाला, क्या कारण था भाभी को घर से निकाला। तब तो पता चला ये है, उन्होंने बोला हम लोग शादी नहीं करेंगे जब तक भाभी घर में नहीं आएगी। फिर मेरा देवर आके हमसे माफ़ी मांगे तो हम वापस अपने सावरा जी के मंदिर में गए। आज रहे मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ तो मेरी सास की डेथ हो गई। तो हमारे 3 देवर और हमारी ननद सबका ब्याह मैंने किया, आगे बढ़कर सबका ब्याह किया। और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि जब इन्होंने मुझे इतना विश्वास से इस घर में लाए हैं तो मैं पुरानी बातें सब भूल जाऊंगी। मैं इनके विश्वास को कभी ठोकर नहीं मारूंगी और मैं अपने मर्यादा में रह के सावरिया सेठ की असली बहू बन के दिखाऊंगी ठाकुर जी को कि ठाकुर जी पंजाबी घर की लड़की भी ऐसी बहू बन सकती है। और आज ये हाल है कि हमारे परिवार में जो भी है माँ, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आज मंदिर में जाते हैं तो जो हमारे हस्बैंड और हमारी जो इज्जत हमारे मुखिया जी लोग सारे लोग करते हैं, मैं कहती शायद वहाँ रहने वालों को भी इतनी इज्जत नहीं मिलती जो ठाकुर जी करते हैं। उसके बाद ऐसी डेथ के बाद मेरे ससुर जी ने बोला देखो जिंदगी जीनी है तो सरिता और दिलीप को कभी मत छोड़ना, और तुमको कोई नहीं देखेगा और बेटा कोई तुमको नहीं देखेगा, तुम फुटपाथ पे आ जाओगी, इनको मत छोड़ना, इनके साथ रहना। और हम लोग के साथ ही हमारे ससुर लास्ट डेट तक हमारे साथ ही रहे। और जब हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हुए थे तो मेरे ससुर की ये मंगलवार को, मुझे दिन याद है, मंगलवार को मतलब सोमवार को, रविवार को इनकी डेथ हो गई मेरे ससुर की। और हम ससुर जी को बोल के गए थे कि हम लोग मंगलवार वापस आएंगे। तो मंगलवार के कारण मेरे ससुर जी ने बोल दिया था कि बीमार थे तो बोले दिलीप मंगलवार को वापस आएगा, मंगलवार को वापस आएगा बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग को खबर मिली और हम लोग आए तो फ्लाइट में जगह नहीं थी। किसी को पता चला कि इनकी डेथ हो गई है तो उन्होंने 2-3 आदमी ने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी, बोले नहीं इनको भेज दीजिए। ये भी ठाकुर जी की कृपा। तो हम लोग फिर उस फ्लाइट में आ गए और यहाँ पर हमारे देवर पूरी तैयारी कर चुका था। हम कहते सिर्फ अग्नि के लिए तैयार बैठा था, इतने में आवाज़ आई दिलीप आ गया, दिलीप आ गया, दिलीप आ गया। मतलब इनके हाथों से मेरे ससुर को सब काम करवाना था कि सरिता जब तक तुम जियो कभी क्रोध मत करो, कभी अपना संयम मत खोलना, मर्यादा में सब काम करना। और वही चीज़ मैंने अलायंस क्लब में देखी है। शुरू से मैं अलायंस क्लब की मेंबर बनी हूँ और मैं अभी भी खड़े होकर कहती हूँ कि मैं तन मन धन से अलायंस को समर्पित हूँ और मैं अलायंस के प्रति काम कर रही थी, कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक मैं हूँ। ऑन द डाइस ऑफ द डाइस नमस्ते होने के बावजूद भी एक स्वतंत्र पक्षी हूँ। मर्यादा का ख्याल इज्जत के साथ करती हूँ। हस्बैंड नहीं है
लिमिटेशन में रहती हूँ। आज़ादगी ये नहीं कि सबके साथ पेड़ों को उखाड़ती हुई मैं ले जाऊं, सबके साथ मिलकर चलती हूँ, दिमाग का षड्यंत्र नहीं रचती, परिस्थिति की मुट्ठी में हूँ। आज़ादगी पाने के लिए परिवार व मित्रों का साथ जरूरी है। मेरे 4 बुआ सास हैं, 3 मेरे नंदे हैं, 3 मेरे बेटियां हैं और 2 मेरे बेटी की डॉटर है। सबको मिल के चलती हूँ मैं। और मेरे बारे में बहुत कुछ कमल जी जानते हैं। मैं एक थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरा एक्सीडेंट की ऑन द स्पॉट माई हस्बैंड, और मेरे को भी हॉस्पिटल ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने मेरे को साइड कर दिया डेड बॉडी करके। ठीक है, फिर मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ देखी नहीं, ऐसा हुआ वो मेरा दिन पूरा चला गया, मैं कुछ नहीं देखी। एक्सीडेंट और मैं साइड में थी, डॉक्टर मेरे साइड से निकला, मेरी अंगुली हिली। डॉक्टर बुला रहे, एक बार ट्राई करते हैं, जैसे बोलते ना ये करके देखते हैं, ये बिजनेस करते हैं अच्छा हो जाएगा, ये सब्जी वही डालें अच्छा हो जाएगा। उसी तरह मेरे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मेरा सक्सेसफुल हुआ पेट का ऑपरेशन। और मैं डॉक्टर बोला यहाँ कुछ नहीं है, जोधपुर के पास थी, वैष्णोदेवी से आ रही थी, पैदल चढ़ी उतरी, भगवान पे भरोसा भी नहीं रहा, हाथ भी नहीं जोड़ी। बाद में मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को डॉक्टर ने उसी टाइम मेरे फैमिली को बोला इसको यहाँ से ले जाओ बॉम्बे। तो तुरंत चार्टर फ्लाइट करने का ट्राई किया, नहीं मिला। मेरे साथ भगवान ने मेरे को बहुत मेरे साथ इतना अच्छा, मैं आभारी हूँ भगवान की। आज भगवान ने तुरंत मेरा फ्लाइट में 9 सीट को निकलवा के मेरा स्ट्रक्चर उसके अंदर, और मैं बॉम्बे पहुंची। मेरा हर ऑपरेशन आप लोगों को किसी को मालूम होगा, और इतना बड़ा नहीं सुनाऊंगी मैं मेरे बारे में, बहुत बड़ा है, बस इतना बताती हूँ। मैं 20 डेज वेंटिलेटर पर रही, उसके बाद आज मैं ठीक हूँ, और इस परिवार के साथ और अलायंस क्लब के साथ इतनी बड़ी मेरे को फैमिली, इतने अच्छे मित्र फ्रेंड्स मिले हैं। और कमल जी को सारा मेरा पता है, और इसी तरह आज सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सरिता जी बोले 35 ईयर से, वैसे मेरी 35 ईयर से सीमा दुग्गड़ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज वो उसका हस्बैंड और मेरा हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड बचपन के थे, आज वो दोनों नहीं है। सीमा जानते हैं, सीमा हो रही सब आज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हर बारे में परिवार के बारे में सब जानते हैं। और मेरे पापा की जिंदगी में क्या बताऊं मैं आपको, जितना बोलूं उतना ही कम है। पापा जी मेरे 75 ईयर्स के हो गए, सॉरी 85 ईयर्स के, डेली ऑफिस जाते हैं। कि जिंदगी में कभी भी अभिमान न करो। जब इंसान अभिमानी हो जाता है तो वो अभिमान से कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभिमान और अनुभव दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अनुभव कहता है कि हर समय तुम्हें जरूरत पड़ेगी, भूल की भी तुमको जरूरत पड़ेगी। ये अनुभव हमें सिखाते हैं। तो मैं तो शुरू दिन से ही मैं अपने आप को, बचपन से मैं अपने आप को आज़ाद ही समझता रहा हूँ। मैंने 15-16 साल तक मैंने इतने खेलने में, गेम्स में इतना मन लगाया, इतना खूब खेला, मतलब कोई गेम ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं खेला हो और जिसमें मैं टॉप में नहीं रहा हो। हालांकि पढ़ने में टॉप में नहीं गया, लेकिन फिर भी कोई तरह से अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन ही समझ लीजिए, वहाँ तक बीएससी लेकर के किया मैंने। तो बीएससी तो कर लिया। अब उसके बाद में घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं आगे और पढ़ सकूं, और किसी तरह से मैं कोई बड़ा मतलब ज़्यादा कुछ आगे बढ़ूँ कोई, मतलब मैं, हम लोग 8 भाई और 2 बहनें, 10 जने थे। मेरे बड़े भाई बीमार रहते थे, तो शुरू दिन से ही मैं तो काम में लग गया 16 साल की उम्र में। और इस तरह से मैंने 20 साल तक तो घर के माहौल को ही संभालने में उसी तरह से रहे। जब और भाई हमारे सब बड़े हो गए हमसे, तब उस समय जब होने के बाद में हम लोगों ने शिफ्ट किया वहाँ से नटराज में, लॉर्ड सिन्हा रोड में हम लोग आ गए और वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद से हम लोगों ने मतलब जो था कि मतलब मन के जो शौक थे, हालांकि उस समय भी हम जाते आते थे, हमारा घूमने का शौक रहता था, तो 20 साल में भी हम कई जगह घूमने गए। और उसके बाद तो हमारा मतलब इस तरह का हो गया कि हर साल 1 बार 2 बार जाना ही है, उसके बिना हमारे अपने शौक नहीं होंगे पूरे। तो और चाहे हम कुछ करें या नहीं करें, जो काम करें मन से करें। तो हमको घूमने का शौक था तो घूमते रहे। तो उस समय जो हम घूमते थे तो पूरे आज़ाद होके घूमते थे, हमको ऑफिस की, घर की कोई चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि हम इस हिसाब से सेटअप करके जाते थे कि हमको मतलब न तो कोई ज़्यादा फ़ोन करे, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन होते थे वही फ़ोन आते थे हमारे पास जब हम जाते थे,
और घर में भी इसी हिसाब से सेटिंग कर, जहाँ भी जाते हैं जिस काम में भी करते हैं। मैंने 16 साल खूब खेलने में आज़ादी रही, खूब खेले, उसके बाद काम में लगे तो खूब जम के काम किया। साल में 11 महीने हम काम करके 1 महीना जो घूमते थे, तो ये हमारा रहता था कि 11 महीने तो हमने अच्छी तरह से काम किया। उसमें हम कोई मतलब ये नहीं करते थे, सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक हमने काम करते ही थे हम। और ये नहीं कि खाली दिमाग से ही काम करते हैं, हाथ से भी बहुत किया हमने, मेहनत मजदूरी भी बहुत की। उसके बाद इस लेवल पर आए कि हम अपने दिमाग से ही खाली काम करें। और ये कैसे मिल सकता है, और उसके बाद ये मोमेंट यदि मिलता रहे जीवन में, इसका अभ्यास हो जाए, उसके बराबर आज़ाद मोमेंट जीवन में कुछ नहीं। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। आज का टॉपिक है आजाद। सचमुच ये एक सोचने लायक टॉपिक है। जब छोटी सी थी, मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई और 18 या 19 की साल में मेरे फर्स्ट इशू हुआ, एक लड़का हुआ और वो नहीं रहा। फिर दूसरे साल फिर एक लड़का हुआ, वो भी नहीं रहा। उसके बाद मुझे कैंसर हो गया। कैंसर से मैं इतनी पीड़ित थी कि मेरा वेट ओनली 12 किलो रह गया। तो लोग कहते थे कि मेरे ससुर जी का मेरे ऊपर बहुत स्नेह था, क्योंकि पहले वो नौकरी करते थे। मेरी शादी के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा काम बढ़ा और बहुत ऊंची मुकाम को हासिल किया। तो वो हरदम मुझे कहते थे, मेरे घर में बेटी नहीं मेरी लक्ष्मी आई है, बहू नहीं मेरी लक्ष्मी आई है। मुझे बहुत मानते थे। माँ और जीसा का हम लोग कभी भी सासू जी मम्मी पापा नहीं बोलते थे, मासा और जीसा बोलते थे। तो जीसा ने मेरा बहुत इलाज कराया, पर लेकिन शायद मैं बहुत दिन तक 5-6 साल तक काफ़ी बीमार रही। धीरे धीरे दवा ने काम किया। सबकी प्रेरणा, सब गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान हनुमान जी को हमारे घर में इष्ट थे, तो हनुमान जी की हरदम ये पूजा करते थे और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, बेटा बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये स्वस्थ चाहिए। अगर ये स्वस्थ है तो इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे प्रभु राम की कृपा हुई, हनुमान की कृपा हुई, हमारे गुरुजनों की कृपा हुई और मैं ठीक हो गई। मेरे को उसके बाद में थोड़े दिन बाद में जब मैं उस विपत्ति से एकदम निर्गत हो गई, आज ये 40 साल पहले की बात है, उस समय मेरे बाल सारे उड़ गए। मैं कहती थी अब मेरे बिना बाल में कैसे जाऊंगी। उसके बाद मेरी इतनी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि मैं नीचे घुटनों तक के बाल आए। और टीवी से उसके बाद जब कैंसर से मेरे एकदम ठीक हो गई, उसके बाद में हमें टीवी हो गई। मैं ये कहते ये क्या बात है, तुम्हारे ही सब कुछ प्रॉब्लम होना लिखा है क्या। मैंने कहा शायद ऊपर वाले अगले जन्म में मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में मैं परे हो गई। शायद आप लोग के साथ रहना मेरे नसीब में था और मैं अलायंस से जुड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं डीजी का पोस्ट पे हूँ। इससे मेरे परिवार वालों ने और मेरे बहुत दोस्तों ने, गाँव में भी सब ने कहा तुम डीजी पोस्ट पे हो, ये क्या है, अलायंस है क्या। मैंने कहा जैसे मैं लायंस की मेंबर हूँ वैसे ही अलायंस है, उसी का, ये दोनों भाई भाई जैसे ही हैं। शायद मैंने ठीक ही कहा है ना। तो मैं अलायंस से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा